हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं शशि सर और आप देख रहे हैं राजेंद्र एजुकेशन। हम लोग पिछले वीडियो में जो कि यूनिट और मेजरमेंट का वीडियो नंबर 1 था, जिसमें हम लोग फिजिकल क्वांटिटी और डायमेंशंस के बारे में जाने हुए थे। आज हम उसके आगे पढ़ने वाले हैं, तो कापी किताब निकाल लीजिए और नोट्स बनाते चलिए। सबसे बेहतर नोट्स वही होता है जो आप खुद बनाते हैं। तो नोट्स बनाइए, समझिए उसको और क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। तो बिना देर की हम शुरू करते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है समझते हैं। हेडिंग डालिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। डिफिनीशन ये कहता है कि ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन डायमेंशन, यहां लिख लीजिए डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन शुड बी सेम। शुड भी कर सकते हैं या यहाँ पे कर सकते हैं मस्ट बी सेम। डिफिनेशन क्या कहता है कि डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी या शुड बी सेम। जैसे कोई डायमेंशन दिया है, यहाँ कोई फिजिकल क्वांटिटी दी गई है, मान लीजिए ए फिजिकल क्वांटिटी है। इसका जो ए का डायमेंशन होगा, मान लीजिए कि कोई आपका इक्वेशन है b प्लस सी, ये कोई इक्वेशन है, तो जो डायमेंशन आपका ए का होगा वही डायमेंशन आपका बी का भी होगा और सेम डायमेंशन आपका सी का भी होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं, या इसमें एक चीज़ और हम देखते हैं कि वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट a similar फिजिकल क्वांटिटी। हम सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल एक देखते हैं। जैसे ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हम करेंगे, और ये आपका जो चैप्टर है ये नीट और आईआईटी के नज़र से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कहीं बहुत से क्वेश्चंस इसमें आते हैं, पिछले साल में आए भी हुए हैं। हम लगभग पीवाईक्यू भी सॉल्व करेंगे इस चैप्टर का, और देखते हैं कि हमारे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस निकलते कि नहीं निकलते हैं। तब एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे आप एक बहुत फेमस इक्वेशन है, अभी आप अगर क्लास 9 में पढ़े होंगे कि यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देख लेते हैं। यस है डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन आपका एल होता है इक्वल टू यू टी। अब यहाँ पे बोला ईच टर्म है, बोला है ईच टर्म है। ईच टर्म मतलब एक टर्म आपका ये बना है, एक टर्म ये बना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे u का डायमेंशन और t का डायमेंशन सेम करोगे, नहीं, दोनों को मिला करके। जैसे u का डायमेंशन क्या होता है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड, यानी LT-1। आप लोग अगर डायमेंशन नहीं पता है तो पिछले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। यूट्यूब पे सर्च करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट राजेंद्र एजुकेशन, आपको आएगा पार्ट नंबर 1, देखिएगा उसको तो आपको मिलेगा। नहीं तो मैं लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देखिएगा उसको। LT-1 है और साथ में टाइम है, टाइम पर t होता है। ठीक है, प्लस ये हाफ है, एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट एक डायमेंशन लेस होता है, बताया जा चुका आपको। ए क्या होता है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है, आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, या फिर इसको आप खुद निकाल सकते हैं। LT-2 और आपका टाइम है, टाइम स्क्वायर है, तो t का स्क्वायर। देख लीजिए डायमेंशन l इक्वल टू t माइनस टी और प्लस टी है, कैंसिल हो जाएगा, आपका सिर्फ l बचेगा, प्लस माइनस टी प्लस टी, 2t है, यहाँ पे 2 है माइनस, यहाँ पे प्लस है, तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा l। देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड के जितने भी डायमेंशंस है लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस के इक्वल है। यही आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है कि डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन शुड बी सेम। किसी तो वैसा ही क्वेश्चन और देखते हैं हम कुछ एग्जांपल नंबर 2 देख लेते हैं।
मोशन का इक्वेशन है कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वी है वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन पर क्या होता है एल टी पावर माइनस 1। वी स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लग जाएगा, इक्वल टू यू भी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी होती है, तो क्या होगा एल टी पर पावर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 एक कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस होता है, एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है एल टी माइनस 2, और यस है, यस का डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट होता है एल होता है, एल टी माइनस 2 माइनस 1 होता है यहाँ पे का स्क्वायर इक्वल टू एल टी माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ एल सिंगल है, एल डबल हो जाएगा, ये भी आपका पावर 2 माइनस 2 है का होल पावर बनाएंगे हम, तो एल यहाँ पे माइनस 1 बचेगा का स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं इस टर्म में इक्वल है। ठीक है, एक और देख लेते हैं, मोशन का इक्वेशन देख लेते हैं, v इक्वल टू, या फिर मोशन से आप बाहर निकल के आप देख लीजिए कि वर्क इज इक्वल टू w इक्वल टू एफ इंटू यस होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। वर्क का डायमेंशन आप अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो आप देखे होंगे कि एम एल पावर 2 टी माइनस पावर 2 वर्क का होता है, इक्वल टू फोर्स का डायमेंशन आपको पता है कि एम एल टी पर माइनस 2, और डिस्प्लेसमेंट का सिर्फ सिंगल एल होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए एम है, एल यहाँ पे 2 बार एल है, तो एल स्क्वायर टी माइनस 2। क्लियर है? तो देख रहे हैं कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का डायमेंशन इक्वल हो गया है। क्लियर इतना? तो आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कहता है कि ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन डायमेंशन इज शुड बी सेम। तो यहाँ पे देख रहे हैं डायमेंशन सेम है सभी टर्म का, यहाँ पे एक सिंगल टर्म था तो सेम है डायमेंशन। ठीक है, समझ गए? बहुत बढ़िया। आगे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चंस का आपको पूछने का तरीका लैंग्वेज ये होता है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ, इक्वेशन दे देगा कि x इक्वल टू ए टी स्क्वायर ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। अब बोलेगा कि a और b का डायमेंशन आप बताइए। कैसे बताएंगे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अगर आप पता होगा तो आप क्लियर कर ले जाएंगे कि आपको पता है कि ईच टर्म डायमेंशन जो होता है सेम होता है, यानी इसका डायमेंशन इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ठीक है, इस टर्म में तो यहाँ करेंगे कि डायमेंशन ऑफ ए टी डायमेंशन ऑफ एक्स इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए टी। ठीक है, क्वेश्चन के बगल में देगा कि एक्स जो है आपका डिस्प्लेसमेंट है और टी टाइम है। ठीक है, तो एक्स है आपका डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन आपका क्या होता है एल होता है, इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए टी। डायमेंशन ए तो आपको पता नहीं है, टी आपको पता है, यही होता है, ए आपको पता नहीं है। अब क्या करेंगे, टी यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ करेंगे तो इनवर्स बनेगा, तो ए इज इक्वल टू एल टी माइनस 2, सॉरी एल टी माइनस 1। या फिर ए का निकल गया। बी का भी देख लेते हैं कि डायमेंशन ऑफ एक्स इक्वल टू, अब इस टर्म शुड बी सेम, तो इसका जो डायमेंशन इसकी बराबर होना चाहिए, तो बी टी स्क्वायर डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर। ठीक है, एक्स का डायमेंशन आपका एल होता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है ये, और डायमेंशन ऑफ बी का पता नहीं है आपको, टी है, टी आपका टाइम है, तो यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा एल टी माइनस 2। ठीक है, वेरीफाई कर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि क्या ये सही निकला है, तो अगर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी रूल को ये फॉलो करता है तो यानी सही है। बगल में देख लेते हैं कि अब इसको देखते हैं टोटल। तो एक्स है आपका डिस्प्लेसमेंट है, एल इक्वल टू ए का डायमेंशन आपने निकाला है कि एल टी माइनस 1, टाइम है टी
और प्लस बी का आपको डायमेंशन निकाला भी आपने एल टी माइनस टू और टी का स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं टी से ये टी कैंसिल हो गया, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो एल इक्वल टू यहाँ भी सिर्फ एल बचा इक्वल प्लस यहाँ भी सिर्फ एल बचा हुआ है। तो आप देख रहे हैं ईच टर्म डायमेंशन सेम हो गया। तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। ठीक है, और क्वेश्चंस करते हैं, मिटा दें। ठीक है, मिटा देते हैं। क्वेश्चन अगर देता है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ, एक इक्वेशन देता है जिसे कि a इक्वल टू बनाता है कि ए टी स्क्वायर प्लस बी एक्स टी प्लस सी एक्स अपॉन डी टी देता है। ठीक है, तो बोलता है फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी सी एंड डी। आपको दिया गया है कि ए क्या है, एक्सेलरेशन है, टी इक्वल टू टाइम दिया गया है। करेंगे आप लोग, पॉज कर लीजिए, सॉल्व कीजिए। चलिए ठीक है, हो गया, देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि डायमेंशन ऑफ ईच टर्म शुड बी सेम, यानी जो डायमेंशन आपका ए का होगा वही डायमेंशन आपका बी का होगा, वही डायमेंशन आपका इसका होगा, वही डायमेंशन आपका सी इस पूरे टर्म का होगा। ठीक है, देखते हैं। ऐसा लिखेंगे कि डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए टी स्क्वायर। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कहता है कि ईच टर्म डायमेंशन शुड बी सेम, तो जो डायमेंशन ए होगा वही डायमेंशन आपका इसका भी होगा। इस तरीके से अगर नहीं समझ में आता है तो एक तरीके से और भी कर सकते हैं इसको। इस ए को आप उस साइड भेज दो तो क्या बचेगा, 0 इक्वल टू ए माइनस माइनस ए हो जाएगा माइनस ए प्लस ए टी स्क्वायर प्लस बी एक्स टी प्लस सी एक्स अपॉन डी टी। अब आप देख रहे हैं ईच टर्म शुड भी सेम होना चाहिए, तो ये भी एक टर्म बना आपका, वही चीज़ हमने किया है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से देख लेते हैं। तो डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए टी का स्क्वायर। ए एक्सेलरेशन आपका, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन आप क्या होता है, एल टी पर माइनस टू इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए टी स्क्वायर। एक आपको पता नहीं है, टी का आपको डायमेंशन टी, टाइम का डायमेंशन टी होता है, स्क्वायर स्क्वायर लगा देंगे। क्लियर इतना। ए इक्वल टू इस टी को इस साइड भेजेंगे, माइनस में आएगा प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस ये भी हो जाएगा, माइनस माइनस ऐड करेंगे, साइन माइनस लगेगा, तो एल टी माइनस 4। ये आपका हो गया ए का डायमेंशन। बी का निकाल लेते हैं कि डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी एक्स टी। अच्छा, एक्स क्या है, एक्स देगा ऐसे कि एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, एक्स इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ ए एल टी माइनस टू इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी टी एक्स है। बी का आपको पता नहीं है, बी एक्स टी, बी का आपको पता नहीं है, एक्स का डायमेंशन आपका एल होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डायमेंशन आपका एल होता है, और टी का डायमेंशन टी होता है, टाइम का डायमेंशन टी होता है। ठीक है, बी को यहीं रहने देंगे, इस दोनों को इधर भेज देंगे, तो क्या है यहाँ पे एल टी माइनस टू है, ये एल इनवर्स में आएगा, -1 आएगा, और टी भी -1 में आएगा। अरेंज करेंगे इसको, टी -1 माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो एल का 0, टी स्क्वायर -2 है, टी माइनस है, तो यहाँ कर देंगे हम टी पे -3, डायमेंशन ऑफ बी इक्वल टू टी का पावर 3 -3। ठीक है, ये आपका डायमेंशन बी का आ गया है। नोट कर लीजिए इतना। आगे हम सी और डी का निकालते हैं। अगर ये कैमरे में कट गया होगा तो आप डायमेंशन ऑफ बी निकलेगा, बी का डायमेंशन आपका निकलेगा t -3। ठीक है,
मिटा दे इसको, आगे करते हैं हम सी का और डी का देखते हैं। तो यहाँ पर आप आंसर लिख लीजिए कि ए का जो डायमेंशन होगा एल टी माइनस 4, बी का डायमेंशन आपने निकाला है कि टी माइनस 3, सी का डायमेंशन भी आपको निकालना है। मिटा दे इसको, ठीक। देखिए डायमेंशन ऑफ सी एक्स अपॉन डी टी प्लस एक्स है। तो अभी अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि ईच टर्म शुड बी सेम, यानी इसका जो डायमेंशन होगा इसका डायमेंशन इक्वल होना चाहिए, इसका जो डायमेंशन होगा यानी इसका डायमेंशन इक्वल होना चाहिए। तो पहले हम डी का निकालते हैं फिर सी का निकालते हैं। तो डायमेंशन ऑफ एक्स इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डी टी। इतना समझ में आ रहा है कि हमने एक्स क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं दो टर्म बन रहा है, बीच में प्लस लगा है या माइनस लगा है। तो डायमेंशन ऑफ एक्स क्या होगा, एल होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डी टी। डी का आपको पता नहीं है, टी का आपको डायमेंशन टी होता है, ठीक है। टी को इस साइड लाएंगे तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल टी पर माइनस 1। डायमेंशन ऑफ डी हो गया, यहाँ पे आप डायमेंशन ऑफ डी लिख लीजिए कि एल टी माइनस 1, ठीक है। डायमेंशन ऑफ सी निकालना, अब आपसे निकाल सकते हैं कि जो पूरे इसका डायमेंशन होगा इस डायमेंशन के इक्वल होगा, क्योंकि बीच में प्लस लगा है, एक अपना इस एक टर्म बन रहा है। तो यहाँ लिखेंगे डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी एक्स अपॉन डी टी प्लस एक्स, ठीक है। डायमेंशन ऑफ ए क्या है, एल टी माइनस 2 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी एक्स। सी का आपको पता नहीं है, सी को ऐसे रहने दीजिए, एक्स का आपको पता है एल होता है, अपॉन डी टी। डी टी का आपको डायमेंशन क्या है, डी का डायमेंशन एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1, टी का आपको पता है टी होता है, प्लस ये आपको एक्स का पता है एल है, ठीक है। क्या करेंगे अब, टोटल को आप भेज दिए इस साइड में, तो क्या होगा कि डायमेंशन ऑफ ये, अब यहाँ पे क्या है, टी से टी कैंसिल करेंगे, एल होगा 2 एल हो जाएगा, डायमेंशन एल ही बनेगा, तो एल आपको ऊपर भेजेंगे तो सी एल कट जाएगा, 0 बचेगा यहाँ पे। ये क्या बचा है, एल टी माइनस 2, ठीक है। यहाँ डायमेंशन लेस हो गया पूरी तरीके से, तो सी इक्वल टू क्या होगा, एल टी माइनस 2। ये आपका सी का डायमेंशन आया, एल टी माइनस 2। तो इस तरीके से आप किसी भी इक्वेशन का डायमेंशन आप निकाल सकते हैं, अगर आपको टर्म पता है और कोई डायमेंशन पता है तो, ठीक है। नोट कर लीजिए इतना। आगे कुछ और हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। मिटा दे, चलिए ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम समझते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि कोई पावर बना के दे देता है, तो किसी भी चीज़ का पावर डायमेंशन लेस होता है, किसी भी चीज़ का पावर डायमेंशन लेस होता है, उस डायमेंशन में कुछ भी रहे आप, वो डायमेंशन लेस होता है। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन दे दिया, बोल दिया फाइंड द डायमेंशन ऑफ, इक्वेशन दे दिया है कि x इक्वल टू साइन ओमेगा टी, या अभी आप ट्रिग्नोमेट्री रहने दीजिए, अभी इसके बाद बताते हैं हम, ठीक है। मान लीजिए कि दे दिया है आपका कि टी का पावर ए टी, ठीक है, ऐसा कर दे दिया, तो बोलेगा फाइंड द डायमेंशन ऑफ एक्स, सॉरी फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए का डायमेंशन पूछ लिया है। तो आप ऐसा समझिएगा, एक नई चीज़ आप जानेंगे कि किसी भी चीज़ का पावर का डायमेंशन डायमेंशन लेस होता है। तो यानी क्या होगा, डायमेंशन लेस मतलब क्या हो गया कि ए टी इक्वल टू डायमेंशन लेस क्या होगा, m0 l0 टी पर 0, डायमेंशन लेस हो गया। टी का डायमेंशन क्या होता है भाई, ए टी हो जाएगा इक्वल टू, ये 0 हुआ है तो m0 l0 टी पर 0, ठीक है।
टी को उस साइड भेज देंगे तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी माइनस वन। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का पावर का डायमेंशन जो होता है वो जीरो होता है। साथ में एक चीज़ और जानेंगे कि आपको पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल आप जब पढ़े हुए थे तो आपको बताया गया था, अगर आप वीडियो नंबर 1 नहीं देखे हो तो उसको अच्छे से देख लीजिए, उसमें बताया गया है कि सप्लीमेंट्री डायमेंशन यूनिट जो होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी जो होती है उनका, वो डायमेंशन लेस होते हैं। यूनिट तो उनके पास होती है लेकिन वो डायमेंशन लेस होते हैं। ठीक है, जैसे लिखा गया, मान लीजिए साइन अगर लिख दिया है कि ए टी प्लस यक्स, या लिख दिया है बी टी स्क्वायर लिख दिया है, तो अब साइन है, एक ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है ये, तो ये जो एंगल होगा आपको पता है वहाँ पे कि एंगल का यूनिट तो रेडियन होता है लेकिन वो एक डायमेंशन लेस होता है। क्या मतलब हो जाएगा कि अगर क्या है, टी क्या है, टाइम है अगर, तो ए टी का स्क्वायर, ए टी प्लस बी टी का स्क्वायर, ये क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, एम जीरो एल जीरो टी जीरो, ये डायमेंशन लेस होगा। ठीक है, अब क्या है, इस टर्म यानी ये टर्म इसके इक्वल होना चाहिए, तभी तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी रूल फॉलो करेंगे। अगर इक्वेशन सही है तो पहले इसका डायमेंशन निकाल लेते हैं आप, ये भी डायमेंशन लेस होगा, तो ए टी इक्वल टू एम जीरो एल जीरो टी जीरो, और ए इक्वल टू इसका डायमेंशन कैपिटल टी होगा, कैपिटल टी उधर जाएगा तो टी पर माइनस वन हो जाएगा, इसका भी टी माइनस वन होना चाहिए। तो बी का डायमेंशन देख लेते हैं, बी टी स्क्वायर का डायमेंशन टी माइनस वन ही होना चाहिए, इस टर्म बी शुड बी इक्वल, तो बी का हो जाएगा, टी उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, टी पर माइनस थ्री। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। हम वीडियो नंबर 4 में या 3 में पीवाईक्यू लेके आएंगे, तो आप पीवाईक्यू जब देखेंगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी आपकी। कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, और कुछ जो एग्जाम्पल बता रहे हैं एग्जाम्पल को देखते चलिए। ठीक है, चलिए समझ गए, बहुत बढ़िया। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगली टॉपिक आपकी है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस की डायमेंशन का हम यूज कहाँ करेंगे और किस किस पर्पस से यूज कर सकते हैं, देखते हैं। पहला नंबर कि चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। ये क्या आ गया सर, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। हाँ, ये बहुत बढ़िया चीज़ है कि किसी भी इक्वेशन का डायमेंशन अगर आपको पता है तो आप ये पता कर सकते हैं कि वो इक्वेशन सही है कि गलत है। चलिए हम थोड़ा सा अपने पुराने वीडियो में एक बहुत प्यारे से नाम की तरफ चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई रिसर्चर है या साइंटिस्ट है, कोई साइंटिस्ट है, किसी चीज़ को रिसर्च कर रहा है और वो पेपर बना के दे रहा है। उसकी एक असिस्टेंस है, बोला कि पेपर चेक करो तुम और बताओ कि सारी चीज़ें सही है नहीं। जैसे मान लीजिए कि आपके एग्जाम का पेपर कोई बना रहा है, तो कोई पेपर बना रहा होगा, पेपर लिख रहा होगा, पेपर लिख करके किसी को दिया होगा, भाई चेक करो सही गलत है। तो अगर वो चेक करके बोलता है कि हाँ सही है तो आगे प्रोसीड किया जाएगा। तो देखते हैं, एक बार चेक करते हैं, फिर इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं हम। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन में देखेंगे कि अगर किसी इक्वेशन का जो RHS का डायमेंशन है
LHS के डायमेंशन के इक्वल है तो इक्वेशन वो करेक्ट है। जैसे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अगर आप पढ़ें तो ये चीज़ें और आसान हो जाएंगी। यस आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, एल होगा, यूटी, यू है आपका, यू क्या है आपका वेलोसिटी है, एल टी -1 और टी प्लस हाफ क्या है आपका, हाफ एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है, नंबर है, नंबर की जो डायमेंशन होती है डायमेंशन लेस होता है। एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन आपका एल टी -2 होता है और टाइम स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ से टी ये कैंसिल कर हो गया, माइनस प्लस माइनस प्लस कैंसिल हो गया, एल ऐड करेंगे तो डायमेंशन एल ही आएगा, डायमेंशन एल। देखिए RHS इक्वल टू LHS, ठीक है। डायमेंशन क्या हो गया, बोथ साइड इक्वल हो गया, यानी ये आपका इक्वेशन करेक्ट है। एक और देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं, एक और देखते हैं। एक सिंपल पेंडुलम में इक्वेशन होता है T इक्वल टू 2 पाई होता है L/√L/G। देख लेते हैं T क्या है, टाइम पीरियड है, L है, ये L आपका लेंथ है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होता है, और G आपका एक ग्रेविटी है, ग्रेविटी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है, एक एक्सेलरेशन होता है, आप क्लास 9 में पढ़े होंगे, बताने की जरूरत है नहीं। तो T टाइम ही है, टाइम का डायमेंशन तो T ही होगा, इक्वल टू 2 पाई कांस्टेंट है यानी डायमेंशन लेस है, अंडर रूट का मतलब पावर हाफ हो जाता है, लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन L होता है, और G है एक्सेलरेशन है, तो क्या डायमेंशन बनता है, डायमेंशन क्या बनता है LT/-2, ठीक है। L से L उड़ गया, T है ये, -2 ऊपर जाएगा तो T स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर बाहर आ जाएगा, T इक्वल टू T, डायमेंशन RHS इक्वल टू LHS, तो डायमेंशन आप ये आपका इक्वेशन करेक्ट है। तो डायमेंशन के अगर डायमेंशन आपको पता है तो ये पता कर सकते हैं कोई इक्वेशन सही है कि गलत है, ठीक है। और एक कोई एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका पावर का होता है P इक्वल टू W/T। पावर का इक्वेशन क्या होता है पता है आप लोगों को, नहीं पता है, पिछले वीडियो में बताया गया है, आप जाके वीडियो देखिए, उसको समझिए अच्छे से, नोट्स बनाइए, तब तक जाकर कुछ हो पाएगा बेटा लोग। देखिए पावर है, पावर का डायमेंशन क्या होता है, अगर आपको डायमेंशन अगर नहीं पता है तो आप डायमेंशन सीधे सीधे निकाल सकते हैं बाई यूनिट, ठीक है, यूनिट से निकाल सकते हैं, फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, किसी भी तरीके से उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पावर का डायमेंशन क्या होता है ML/(2T/-3), ये आपका पावर का डायमेंशन होता है। वर्क का डायमेंशन क्या होता है ML/T-2, और टाइम नीचे दिया गया है तो इसका डायमेंशन T होता है, टाइम ऊपर जाएगा माइनस में जाएगा तो ML²T-3, ये क्या होगा ML²T-3। अगेन RHS इक्वल टू LHS, LHS इक्वल टू RHS, क्लियर इतना कि डायमेंशन आपका LHS और RHS दोनों इक्वल है, यानी ये इक्वेशन आपका करेक्ट है, ठीक है। कुछ और चीज़ों को हम देखते हैं, जैसे 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 हाँ V² या फिर आप इस सब चीज़ों को देख चुके हैं। कुछ फोर्स का होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, चेक कर लेते हैं कि ये इक्वेशन सही कि गलत है। फोर्स का डायमेंशन आपको होता है ML/T/-2 इक्वल टू मास का डायमेंशन आपका m होता है, एक्सेलरेशन डायमेंशन LT-2 होता है, m
एल टी माइनस टू हो गया इधर, एम एल टी माइनस टू इधर भी हो गया। तो देख रहे हैं आप कि दोनों तरफ का डायमेंशन इक्वल, यानी ये इक्वेशन आपका करेक्ट है। ठीक है, आपको क्वेश्चंस जो है मैं आपका टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा और लिंक मैं आपके वीडियो में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आप उसको क्वेश्चंस को लगाइएगा तो कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे। मिटाएं, ठीक है। देखिए दूसरा चीज आपकी आती है कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट। कन्वर्जन ऑफ यूनिट कि यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना कन्वर्जन ऑफ यूनिट होती है। तो पहले इसका हम डिफिनीशन देखते हैं, तो समझते हैं इसके बारे में, उसके बाद हम इसको कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे टू कन्वर्ट द फिजिकल to other system, this is on the base fact magnitude of a physical quantity should be same whatever system is used for measurement। जैसे इक्वल टू करेंगे कि न्यूमेरिक वैल्यू मल्टीप्लाई बाई, मान लीजिए यूनिट 1 है किसी एक सिस्टम का, इज इक्वल टू न्यूमेरिक वैल्यू यूनिट 2 का होगा, मल्टीप्लाई बाई यूनिट 2 का होगा। मतलब मैग्नीट्यूड जो है किसी एक सिस्टम में, किसी एक सिस्टम के यूनिट में जो न्यूमेरिक वैल्यू होगा और दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिक वैल्यू का जो सिस्टम होगा आपका, बस ये सिस्टम चेंज होगा, बाकी मैग्नीट्यूड जो है हमेशा सेम रहेगा। मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगा। जैसे क्या करेंगे कि, और हाँ एक चीज़ और करेंगे कि इसका जो लिखिए कि सो इफ द क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाई, क्वांटिटी ऑफ डायमेंशन इज रिप्रेजेंटेड बाई मान लीजिए किसी का डायमेंशन आप M0 MA LB और TC से प्रेजेंट कर रहे हो, तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक सिस्टम का जो डायमेंशन होगा, तो डायमेंशन ऑफ सिस्टम 1 का अगर लिखेंगे तो लिखेंगे M1 L1 T1, और डायमेंशन ऑफ सिस्टम 2, तो डायमेंशन ऑफ सिस्टम 2 का करेंगे M2 L2 और T2, बट मैग्नीट्यूड जो है रिमेन्स सेम रहेगा। क्या करा आपका डिफिनीशन, टू कन्वर्ट
द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ अ सिस्टम टू अदर सिस्टम, अगर किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज किया जाता है तो दिस इज ऑन द बेस ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी शुड बी सेम, उसका मैग्नीट्यूड कभी नहीं बदलेगा, न्यूमेरिक वैल्यू चेंज हो जाएगी लेकिन साथ साथ में आपकी यूनिट भी चेंज होगी, और यूनिट जो चेंज होगी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज हो जाएगा। जैसे अगर किलोग्राम है तो ग्राम में हो जाएगा, मीटर है तो सेंटीमीटर में होगा या फुट में हो जाएगा, लेकिन हाँ मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा। ठीक है, समझते हैं आगे। मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ यूनिट 1 या सिस्टम 1 न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ सिस्टम 2। मतलब सो इफ द क्वांटिटी ऑफ रिप्रेजेंटेड बाई एम, अगर किसी क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एम की पावर ए, बी एल की पावर बी और सी की पावर सी से, तो डायमेंशन ऑफ सिस्टम 1 को हम लिखेंगे m1 l1 t1 और डायमेंशन ऑफ सिस्टम 2 को लिखेंगे m2 l2 और t2। आगे हम समझते हैं, ऊपर का मिटा दें, ऊपर का मिटा दे रहे हैं ऊपर का मिटा दे रहे हैं एक लाइन। तो इसका मतलब ये हो गया है कि न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ सिस्टम अगर 1 की बात करेंगे तो m1 l1 t1 यही इक्वल होगा न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ m2, इसको लिखेंगे करेंगे m2 l2 और t2 का। ठीक है, या न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ एक सिस्टम का न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ दूसरे सिस्टम का इक्वल होंगे। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे इरेज कर देना, नोट कर लीजिए, इरेज कर देते हैं। जैसे फोर्स हम देख लेते हैं। फोर्स को न्यूटन में लिखा जाता है। एक न्यूटन का डायमेंशन होता है mL/T/-2। ठीक है, यानी हमें क्या है, एक सिस्टम का पता है, एक सिस्टम की न्यूमेरिक वैल्यू एक आपका है। ठीक है, आपका डायमेंशन m1 बोलेंगे। m1 क्या है आपका, किसमें होता है इसकी यूनिट, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही होती है। तो m1 क्या आपका किलोग्राम में है, क्लियर है इतना। m2 l1 कितना है आपका, मीटर है तो मीटर में है ये, और t1 क्या है आपका, सेकंड में है। ठीक है, हमें निकालनी है इसको कन्वर्ट करना हमें सीजीएस में कन्वर्ट करना है, यानी ग्राम सेंटीमीटर और सेकंड में चेंज करना है। तो हमें उसकी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं पता है, m2 हमें सीजीएस में चेंज करना है, यानी m2 क्या होगा, ग्राम में हो जाएगा। L2 आपको किस में होगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा। और T2 आपको किस में हो जाएगा, सेकंड में ही रहेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए। सबसे पहले करेंगे हम कि डायमेंशन आपको पता है, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं हम। 1 मल्टीप्लाई बाई m1 का वैल्यू पुट कर देते हैं, किलोग्राम मीटर और सेकंड का स्क्वायर है। यहाँ पे फोर्स में यूनिट में क्या है, सेकंड का स्क्वायर है, पर सेकंड स्क्वायर है। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं आप, और आसान हो जाएगा आपके लिए कि किलोग्राम और L1 की वैल्यू क्या है, m है, मीटर, टाइम है, सेकंड का स्क्वायर है आपका, तो सेकंड का -2। ठीक है, इक्वल टू n2 आपको नहीं पता है, पता करना है आपको, वैल्यू पुट कर देते हैं हम, ग्राम सेंटीमीटर और सेकंड। ठीक है, सेकंड का स्क्वायर है ये, -2 है। क्या करेंगे अब कि ये टोटल आपका नीचे जाएगा, या इस n2 ये ना दे, टोटल आपको नीचे के लेकर आइए। तो n2 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई किलोग्राम, यानी ये करेंगे हम, या ठीक है, ये आपका हुआ। आगे हम क्या करेंगे कि फार्मूला लिखते हैं, n1 इक्वल टू
m1 L1 T1 n2 m2 L2 और T2। n2 में भी निकालना है, n2 इक्वल टू n1। अब क्या है, m1 इसे m1 कर दीजिए, m1 अपॉन m2 L1 अपॉन L2 और T1 अपॉन T2। ठीक है, n1 की वैल्यू आपको पता है 1 है, ये m1 की वैल्यू किलोग्राम पर ग्राम, m2 की वैल्यू ग्राम है, L1 मीटर अपॉन सेंटीमीटर, और ये सेकंड का है, और सेकंड का स्क्वायर आपका होता है तो सेकंड का -2 है, और यहाँ पे भी सेकंड का -2 होगा। ठीक है, क्या करेंगे हम, 1 किलोग्राम और ग्राम है, ग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे तो 10⁻³ आता है। आपको ये सब इतनी बेसिक चीज़ बताने की जरूरत नहीं है, तो 10⁻³ आता है। ठीक है, ग्राम में चेंज होता है, और मीटर को सेंटीमीटर बदलने के 10⁻² से मल्टीप्लाई करते हैं, और सेकंड 1 से कटेगा, सेकंड वही बचेगा, तो सेकंड आपका -2 ही रहने वाला है, वहाँ 1 होगा। अब आगे हम क्या करेंगे कि 10⁻³ 10⁻² होगा, n2 = 10⁻⁵ ग्राम, ये आपका सेंटीमीटर में है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि माइनस है तो पद में हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर 10⁻⁵, आइए इसी को हम एक वर्ड बोलते हैं डाइन, DYNE। n2 = 10⁻⁵ डाइन। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी हम अगले लेक्चर में कुछ इसके और एग्जांपल्स को समझेंगे, और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में हम इक्वेशन को डायमेंशन की मदद से इक्वेशन को बनाना हम सीखेंगे। तब तक आप नोट्स बनाइए और रिवीजन करते रहिए, हम जल्द ही लेक्चर नंबर 3 लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और आप देखते रहिए राजेंद्र एजुकेशन। राजेंद्र एजुकेशन, सबसे बेहतर बनने की शुरुआत।